Hello friends, welcome to Glittering Code. This is the 13th session of series C for beginners. आज हम कवर करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था. ओके, तो पहले हम कवर करेंगे गैस द आउटपुट. ये 3 प्रोग्राम हैं जिसकी हमें आउटपुट गैस करनी है. ओके, तो ऐसा करते हैं, पहले इन तीनों को कॉपी, इस एक प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं. मैंने ये कॉपी ऑलरेडी करके रखा हुआ है. तो देखिए क्या है. एक यहां से स्टार्ट करते हैं. ए की वैल्यू है 300, बी की वैल्यू है 100 और सी की वैल्यू है 400. इफ ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 400 तो बी की वैल्यू बी शुड बी 300 एंड सी विल बी 200. और फिर बी और सी की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं. तो व्हाट शुड बी द आउटपुट. देखिए, ये इसमें बोल रहे हैं, ये जो कंडीशन है इट विल बी फॉल्स बिकॉज ए इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 400. ए इज लेस देन 400. तो आपका ये इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए. तो बी शुड रिमेन 100 एंड सी शुड रिमेन 400. ओके, तो लेट्स सी द आउटपुट. b is 100 as expected. b has not changed. बट c की जो वैल्यू है वो 400 से 200 हो गई है. मतलब 7th लाइन नंबर एग्जीक्यूट हुई है. ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो इफ ब्लॉक है, इफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ ये वाली लाइन है. मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट फ्यू लेक्चर्स में कि अगर आप ब्रेसिस के अंदर नहीं लिखते हो तो आपकी सिर्फ एक ही लाइन कंसीडर की जाती है इफ एल्स ब्लॉक, इफ के अंदर या एल्स ब्लॉक के अंदर. ठीक है, अगर आप इन दोनों लाइंस को इफ ब्लॉक का पार्ट बनाना चाहते हो यू विल हैव टू एनक्लोज देम इन ब्रेसेस. ओके, तो हमने इनको ब्रेसेस में एनक्लोज नहीं किया हुआ है, इसलिए दिस इज द ओनली लाइन, 6 लाइन नंबर इज द पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक. 7 इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक. मतलब जो 7th लाइन नंबर है वो तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, चाहे आपका इफ स्टेटमेंट ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ इफ एल्स. ओके, तो डोंट थिंक कि अगर आपने इंडेंटेशन डाल दिया, आपने एक टैब एक्स्ट्रा दबा दी तो इसकी वजह से आपका ये 7th लाइन नंबर इफ का पार्ट बन गई. नो, कंपाइलर स्पेसेस को इग्नोर करता है. कंपाइलर को फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी एक्स्ट्रा स्पेसेस डाली है. कंपाइलर के लिए ये 7 लाइन नंबर इज नॉट पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक. ओके, तो इसलिए 7th लाइन नंबर एग्जीक्यूट हुई, 6 लाइन नंबर एग्जीक्यूट नहीं हुई. तो प्लीज ऑलवेज मेक श्योर कि आप हमेशा ब्रेसेस डालें अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है इफ ब्लॉक के अंदर. एंड जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड हमेशा ही आप ब्रेसेस यूज करो, चाहे आप एक लाइन भी लिख रहे हो. ओके, तो आइए करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम. नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका ये वाला. इसमें क्या है कि पहले आपका एक ए और बी वेरिएबल है. ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2. फिर एक इफ स्टेटमेंट है जिसमें है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 1 और प्लस प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 तो ऑल सेट प्रिंट हो, नहीं तो नॉट वेल प्रिंट हो. फिर ए और बी की वैल्यू प्रिंट होगी. ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि इसमें इफ ट्रू है या नहीं है. देखिए, इफ ए इज इक्वल्स टू 1, यस दिस थिंग इज ट्रू, दिस पोर्शन इज ट्रू. और ये वाला चीज भी ट्रू है. प्लस प्लस बी मतलब आई होप यू रिमेंबर दिस इज अ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में कंपैरिजन होगा. तो प्लस प्लस बी मतलब 3, 3 इज इक्वल्स टू 3. ये तो ठीक है ना. तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और एल्स के अंदर तो नहीं जाएगा कोड. तो आपका ऑल सेट प्रिंट हो जाएगा और ए की वैल्यू होगी 1. ए की वैल्यू तो खैर 1 ही थी, हमने कहीं चेंज भी नहीं की. बी की वैल्यू हो जाएगी 3. ओके, लेट्स सी. ऑल सेट तो ठीक है, ऑल सेट प्रिंट हुआ, गुड. बट ये बी की वैल्यू 2 क्यों प्रिंट हुई? कैन यू गेस? इफ यू कैन गेस द आंसर इट इज वेरी गुड. आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो व्हाई बी इज 2. बट इफ यू डोंट नो द आंसर लेट मी टेल यू. देखिए, और है ये और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ईदर दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू और दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू. एनी वन ऑफ देम, इफ एनी वन ऑफ देम इज ट्रू तब भी आपका इफ के अंदर जाएगा कोड. तो इसने पहले यहाँ पे आया, पहले इसने ये चेक किया कि अच्छा a इज इक्वल्स टू 1 ट्रू है, यस. तो आपका कोड, आपके कंपाइलर ने ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं की, राइट. उसको जरूरत ही नहीं है वो एग्जीक्यूट करने की. उसने इसको एग्जीक्यूट किया. a तो 1 है, मतलब
दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए थी, पहली ट्रू हो गई तो दूसरी चेक भी क्यों करनी, तो इसलिए आपका ये ऑल सेट प्रिंट हो गया, ठीक है, विदाउट चेकिंग द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में आपने प्लस प्लस भी लिखा हुआ था, जिसकी वजह से वो प्लस प्लस भी तो हो ही नहीं पाया, तो इसलिए आपका बी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, बी की वैल्यू अभी भी 2 ही रहेगी। ओके, दिस इज अ वेरी गुड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, मैं बहुत लोगों से पूछती हूँ व्हेन आई टेक द इंटरव्यू, स्पेशली फ्रेशर से, तो यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। अब करते हैं थर्ड प्रोग्राम, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी। देखिए इसमें भी ये सेम टाइप का है, दो वेरिएबल हैं ए और बी, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, पहले जैसे था। एक फिर एक इफ कंडीशन है, अगर वो 2 है तो ऑल सेट प्रिंट को करो, नहीं तो नॉट वेल प्रिंट करो। सेम प्रोग्राम है, बस ये इफ कंडीशन डिफरेंट है, सेम एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम है। दिस एंड दिस प्रोग्राम आर एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम विद जस्ट डिफरेंस ऑफ इफ कंडीशन। इसमें एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो देखिए अगर इफ a इज इक्वल टू 2, अगर a की वैल्यू 2 है और प्लस प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, तब ऑल सेट प्रिंट हो जाए। एंड है ये, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 नहीं है, दिस इज फॉल्स, और प्लस प्लस बी मतलब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब 3 इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन तो ट्रू है, तो बट ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आपका एल्स में जाएगा, नॉट वेल प्रिंट हो जाएगा, राइट। और ए और बी की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। ए की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, ए वी हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल, बी की वैल्यू हो जाएगी 3, करेक्ट, या कुछ और होगी, लेट्स सी। इसमें भी बी की वैल्यू 2 है, बस इसमें एल्स में गया है, इसमें नॉट वेल प्रिंट हुआ है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया क्यों, बट इसमें बी की वैल्यू इसमें भी 2 है। इसमें भी देखिए सेम लॉजिक है, इसमें बेसिकली क्या है, एंड का मतलब होता है कि बोथ ऑफ देम शुड बी ट्रू। तो इसने पहली कंडीशन चेक की, पहली कंडीशन ही फॉल्स है, तो उसने सोचा कि मैं दूसरी कंडीशन क्यों चेक करूं, है ना। अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन चेक करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी इफ के अंदर जाएगा ना, तो इसलिए वो डायरेक्टली एल्स के अंदर चला गया विदाउट चेकिंग द इफ कंडीशन, ठीक है। इफ एल्स के अंदर जब आप एंड या और ऑपरेटर यूज करते हो, तो उससे आपका अ, आप किस ऑर्डर में अपने एक्सप्रेशन या किस ऑर्डर में अपनी कंडीशन लिख रहे हो, उससे आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है, तो बी वेरी केयरफुल विद द ऑर्डर, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि आप आपका ऑर्डर मैटर ना करे, आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, आपका आंसर हमेशा सेम आए, तो उस केस में यू शुड ऑलवेज ट्राई कि आप उसके अंदर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना लिखो इफ के, ये इफ कंपैरिजन के अंदर, जिससे आपके वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती हो। जस्ट राइट ओनली दो स्टेटमेंट्स जिसमें आप सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हो वेरिएबल की, कुछ असाइनमेंट कर रहे हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ ऐसा कर रहे हो, उस केस में आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि भाई हर केस में मुझे हमेशा एक कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले, ठीक है, आपके कभी रैंडम रिजल्ट ना मिले, तो आप अवॉइड करें कि आप इसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन वाली स्टेटमेंट ना लिखें, ठीक है। तो दिस इज अनदर कोडिंग प्रैक्टिस यू शुड फॉलो। अगर आप चाहते हो बी को एक्चुअल में चेंज करना, तो आप प्लस प्लस भी यहाँ लिखो, आप बी इज इक्वल टू 3, बस यहाँ कंपैरिजन करें, यहाँ पे आप प्लस प्लस ना लिखो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट जिसमें हमने कवर किया है कि क्या क्या आप मिस्टेक्स कर सकते हो, और गैस द आउटपुट राउंड खत्म हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट इज कोडिंग प्रैक्टिस, हमें ये कोडिंग क्वेश्चंस करने हैं। First question is, let's quickly read the problem statement. A library charges a fine for every book returned late. For first 5 days, the fine is 50 paise. For 6 to 10 days, fine is 1 rupee, and above 10 days, fine is 5 rupees. So, and if you return the book after 30 days, your membership will be cancelled. आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप नंबर ऑफ डेज यूजर से इनपुट में लोगे और बताओगे कि कितना फाइन लगा, ठीक है। एक लाइब्रेरी है, उसमें पहले 5 दिन 50 पैसे फाइन लगता है, नेक्स्ट 5 दिन आपका 1 रुपया फाइन लगता है, और 10 दिन के बाद आपका 5 रुपये फाइन लगता है पर डे। और अगर आप 30 दिन के बाद रिटर्न करोगे बुक, तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। तो आपको बताना है
नंबर ऑफ डेज इनपुट में लेके कि कितना फाइन लगा। ठीक है, इसमें एक चीज बस समझनी है जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि देखिए अगर किसी कोई बंदा 7 दिन बुक रखता है तो पहले 5 दिन का उसका फाइन 50 पैसे ही है, बाकी 2 दिन का 1 रुपया है। ऐसा नहीं कि 7 दिन का 1 रुपया है, पहले 5 दिन का तो 50 पैसे ही है, बाकी 2 दिन का आपका 1 रुपया पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स क्विकली राइट द प्रोग्राम। तो पहले क्या होगा, इंट डेज हम यूजर से नंबर ऑफ डेज इनपुट में लेंगे, scanf %d एंड डेज। आप यहाँ पे चाहो तो एक printf डाल सकते हो, एंटर नंबर ऑफ डेज, थोड़ा सा कोड को इंटरेक्टिव सा बनाने के लिए। अब कोड लिखना शुरू करते हैं, लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। इफ डेज इज लेस देन इज इक्वल्स टू 0, अगर बुक आपने लेट रिटर्न नहीं की है तो देखिए वैसे तो डेज 0 से कम नहीं हो सकते, बट फिर भी हो सकता है कि कोई बंदा ऐसे ही पंगे लेने के लिए 0 से कम एंटर करके देखे, तो उसको केस में आपका कोड वियर्ड बिहेव नहीं करना चाहिए। इट शुड सिंपली से कि फाइन इज 0। ठीक है, तो एक फाइन नाम का वेरिएबल लेंगे हम, दैट विल बी फ्लोट, क्योंकि जो फाइन है आपका डेसिमल में हो सकता है, फ्लोट फाइन, तो फाइन आपका डायरेक्टली हो जाएगा 0, नो फाइन। अगर आपका जो डेज है इट इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, 5 या 5 से कम दिन का है, तो आपका फाइन होगा डेज मल्टीप्लाई बाय 0.5 रुपीज। ओके, अदरवाइज चेक करिए, एल्स इफ डेज इज लेस देन इज इक्वल्स टू 10, अगर 10 या 10 दिन से कम है डेज, तो आपका फाइन कितना होगा कितना होगा, डेज, देखो नोट डेज, 5 मल्टीप्लाई बाई 0.5। ठीक है, पहले 5 दिन का तो 0.5 लगना है, बाकी जो बाकी डेज -5 बचे, पहले 5 दिन का तो हमने सेटल कर दिया और बाकी डेज का कितना लगेगा, 1 रुपी। ओके, उसके बाद एल्स इफ, अगर 10 दिन से ज्यादा है तो आपका कितना लगेगा फाइन, पहले 5 दिन का तो जैसे मैंने बताया 0.5, नेक्स्ट 5 दिन का लगेगा आपका 1 रुपी, और जो बाकी दिन बचे, 10 दिन तो का तो हमने इतना सेटल कर लिया, और जो बाकी दिन बचे उसका कितना लगेगा, 5 रुपए पर डे के हिसाब से। ठीक है, ये जो मैंने ये डेज -5 किया है, ये डेज -10 किया है, ये आई होप क्लियर है। यहाँ पे -5 इसलिए किया है क्योंकि 5 दिन का तो 0.5 लगेगा, तो बाकी दिन का हमने 1 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन की। इसमें 10 दिन का सेटल कर लिया था, तो डेज -10 इसलिए किया। ठीक है, और इसमें आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि देखिए अगर 5 दिन से कम है तो इसके अंदर जाएगा, इस इफ के अंदर, अगर 10 दिन से कम है तो इसके अंदर जाएगा। मतलब अगर आप इसी एल्स में आप तभी आओगे, इस अगर डेज 10 दिन से ज्यादा है, तो अगर आप इस कोड को नहीं भी लिखोगे, इस इफ कंडीशन को नहीं भी लिखोगे, तब भी आपका कोड सेम ही चलेगा, है ना। डेज इज ग्रेटर देन 10, ऑब्वियसली इस कंडीशन पे आप तभी पहुंचे हो डेज इज ग्रेटर देन 10, अदरवाइज तो इसमें से किसी इफ में चले जाते। तो आप लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। अब फाइन को प्रिंट कर देते हैं, यू हैव टू पे %f। मैंने %f क्यों लिखा है, क्योंकि ये फ्लोट है। ठीक है, अब एक चीज मिस कर दी है हमने, अभी वो करनी है, वो है कि अगर 30 दिन के से ज्यादा आपने बुक रखी है तो आपको क्या होगा, आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। इफ डेज इज ग्रेटर देन 30, तो योर मेंबरशिप विल बी कैंसल्ड, योर मेंबरशिप हैज बीन कैंसल्ड, साथ में ये भी मैसेज प्रिंट करेंगे। ओके, तो लेट्स क्विकली रन द प्रोग्राम। एंटर नंबर ऑफ डेज, लेट्स से 8 डेज, 8 डेज का कौन से कोड में जाएगा, इसके अंदर जाएगा। ठीक है, 8 से 5 से कम, बट 10 से, सॉरी 5 से ज्यादा 10 से कम, ये 10 से कम है। 5 इंटू 0.5 कितना हो गया आपका, 2.5 रुपए, और 3 दिन का हुआ आपका 3 रुपए, तो 2.5 और 3 5.5 रुपए हो गया, करेक्ट। अब करते हैं, लेट्स से नंबर ऑफ डेज है आपके, बुक लेट है 12 डेज, so it will be 17.5, it will go in this code. Okay, अब एक और करते हैं 30,
30 का आपका आएगा 107.5। देखिए 30 के केस में आपका ये मेंबरशिप हैज बीन कैंसिल नहीं प्रिंट हुआ। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 30 है, ये इज इक्वल्स टू नहीं डालना, उसमें क्लियरली लिखा है आफ्टर 30। मतलब अगर 30th डे आप रिटर्न कर रहे हो तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी, 31st डे पे होगी। ठीक है, अगर मैं 30 से कोई भी बड़ा नंबर डालूंगी तब ये मेंबरशिप हैज बीन कैंसिल्ड वाला मैसेज आएगा, 31 डालूंगी तब आया ये मैसेज। ठीक है, इतना फाइन लगेगा और आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, हमें चेक करके बताना है कि एक लीप ईयर, एक ईयर है जो वो लीप है या नहीं है। ठीक है, लीप ईयर यू नो, आई होप यू नो लीप ईयर कौन से होते हैं, जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। हम यही सुनते आ रहे हैं, और जिसमें फेब्रवरी में आपके 29 डेज होते हैं, एक दिन ज्यादा होता है। आपके ईयर में 366 डेज होते हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीप ईयर। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं कि उससे हमारा काम हो जाता है, बस आप डायरेक्टली 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर 4 से डिविजिबल है तो आपका लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब नियरेस्ट लीप ईयर कौन सा आ रहा है, दैट विल बी 2024। 2022 इज नॉट अ लीप ईयर, 2024 विल बी द लीप ईयर, करेक्ट। तो बट सिर्फ इतना काफी नहीं है। देखिए इसके अलावा भी एक दो कंडीशन चेक करनी पड़ती है लीप ईयर के लिए। वो हम जो हमारा अभी साल चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, वो हमारा हो जाएगा। बट होता क्या है ना कि जो ये 100th ईयर्स आते हैं, जब सेंचुरी कंप्लीट होती है, जैसे 1600, 1700, ठीक है, 1600, 1700, जैसे 1900 या 2000, या फिर जब आपका क्या बोलते हैं 2100, 2200, ठीक है, जब 100 साल पूरे होते हैं, वो 4 से तो डिवाइड होते हैं, बट वो जरूरी नहीं है कि वो लीप ईयर हो। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि आपकी जो चौथी सेंचुरी होती है वो ही सिर्फ लीप ईयर होती है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं 1600 की बात करूं, वो तो लीप ईयर है, बट 1700 लीप ईयर नहीं है। मतलब चौथी सेंचुरी पे आपका लीप ईयर आता है, बाकी सेंचुरीज पे लीप ईयर नहीं आता। 1700 पे लीप ईयर नहीं है, 1800 पे लीप ईयर नहीं है, 1900 भी लीप ईयर नहीं है, 2000 इज अ लीप ईयर। ठीक है, फिर 2100 लीप ईयर नहीं होगा, 2200 भी लीप ईयर नहीं होगा, 2300 भी नहीं होगा, 2400 लीप ईयर होगा। ठीक है, तो आ, तो ये लॉजिक है। देखिए अगर आपका जो ईयर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है इवनली, इवनली मतलब रिमाइंडर 0 आता है, फिर तो आपको आगे चेकिंग करो। अगर 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा फिर तो डायरेक्टली से इट इज नॉट अ लीप ईयर। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है फिर आप चेक करो कि क्या ये सेंचुरी वाला ईयर है। अगर ये सेंचुरी वाला ईयर है, ठीक है, फिर आप 400 से भी चेक करो। अगर सेंचुरी वाला ईयर है और 400 से डिवाइड हो रहा है फिर ये लीप ईयर है, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं है। बट अगर ये सेंचुरी वाला ईयर है ही नहीं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2024, ठीक है, ये 4 से तो डिवाइड होता है बट इट इज नॉट द सेंचुरी वाला ईयर, मतलब ये 100 से डिवाइड नहीं होता, तब आपको डायरेक्टली यू कैन से कि इट इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो आप पहले 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 से डिवाइड करने के बाद आपका वो डिवाइड हो गया, फिर आप चेक करोगे कि लीप वो सेंचुरी वाला ईयर है या नहीं। सेंचुरी वाला ईयर कैसे पता चलेगा? 100 से डिवाइड करके। अगर वो सेंचुरी वाला ईयर है फिर आप 400 से भी डिवाइड करो, कंफर्म करने के लिए ये लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका दिस इज हाउ यू फाइंड आउट वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट। पहले हम क्या लेंगे, ईयर यूजर से इनपुट में लेंगे एज यूजुअल, पर्सन डी एंड ईयर। यहाँ पे आप चाहो तो एक प्रिंट एफ डाल सकते हो, प्रिंट एफ एंटर द ईयर। ठीक है, तो अभी हम मैंने जो एग्जैक्टली बोला हम उसी को कोड करेंगे। ठीक है, मैं आपको बेसिकली समझाना चाहती हूँ कि जो आप बोलते हो कि आप कोड कर पाते हो वो। ठीक है, इफ ईयर %4 मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अगर 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा फिर तो पंगा ही खत्म। सिंपली से कि नॉट अ लीप ईयर, भाई लीप ईयर है ही नहीं।
अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, फिर आगे चीजें चेक करो कि क्या ये सेंचुरी वाला ईयर है। इफ दिस इज ईयर परसेंट 100, अगर ये सेंचुरी वाला ईयर है, ठीक है, तब हम और चेकिंग भी करेंगे। बट अगर ये सेंचुरी वाला ईयर नहीं है तो सिंपली से इट इज अ लीप ईयर। इसमें साथ साथ आपको एग्जांपल लिख के बता देती हूँ, 2024, ठीक है, इसकी एग्जांपल हो गई 2022 जो हमारा भी चल रहा है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता, पूरा इवनली डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अच्छा अगर 100 से डिवाइड हो गया, एवरी सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर, तो अभी 400 से भी डिवाइड करो, 400 से भी रिमाइंडर लेके देखो। अगर 400 से रिमाइंडर लेने पे 0 आता है, देन इट इज अ लीप ईयर। प्रिंट लीप ईयर। अगर सेंचुरी वाला ईयर 400 से नहीं डिवाइड हो रहा है, देन यू विल से नोट लीप ईयर। इसको मे बी दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू राइट दिस कोड, बट मैं आपको समझाना चाहती थी कि अगर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है और आपको उसका लॉजिक पता है, उसको कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल हो सकती है 1600, ठीक है, इसकी एग्जांपल होगी आपकी 1900, 1700, ठीक है, जो कि 4 से भी डिविजिबल है। देखिए ये 4 से भी डिविजिबल है, ये 100 से भी डिविजिबल है, बट 400 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो एक बार आइए ट्राई करते हैं। एंटर द ईयर, ईयर डालते हैं, लेट्स से 2022, नॉट अ लीप ईयर, गुड। एंटर द ईयर 2024, लीप ईयर, गुड। जैसा हमने सोचा है वैसा हो रहा है। एंटर द ईयर 1600, लीप ईयर, गुड। एंटर द ईयर 1700, नॉट अ लीप ईयर। जो हमने एक्सपेक्ट किया था, प्रोग्राम वैसा ही बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट इज कि आपको सेम प्रोग्राम करना है बट यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब एंड और यूज करके। देखिए पहली जो 3 लाइनें हैं, ये तो मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ क्योंकि ये तो सेम ही रहने वाली है। ईयर यूजर से इनपुट में लिया। अब क्या है कि अगर जो आपका ईयर है वो 4 से फुली डिवाइड होता है, ठीक है, इवनली डिवाइड होता है, तो आप नहीं, तो क्या करना है आपको, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप एक और चीज चेक करो, है ना। ये तो ठीक है, 4 से डिवाइड हो गया तो ठीक है ना। उसके बाद चेक करो सेंचुरी वाली चीज, वो कैसे लिखेंगे हम, ईयर परसेंट 100, ठीक है। देखिए ये है कि अच्छा अगर 4 से डिवाइड होता है, इतना ही काफी नहीं है, या तो वो 100 से डिवाइड ना हो, ठीक है, पर अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है तो इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 400 एज वेल, ठीक है। ये लॉजिक आप प्लीज ध्यान से देखिए। इसका मतलब है कि पहले चेक करो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ये मैंने सबसे पहले लिखा है, ठीक है, ये वाली कंडीशन पहले नहीं लिखी मैंने, क्योंकि सबसे पहले तो 4 से ही चेक करेंगे। अगर 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है बाकी चीजें चेक करने का, ठीक है। एंड का मतलब है कि पहले ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी इस पे जाएंगे। इसने ये कंडीशन चेक की, ये ट्रू है, तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करने गया ये। इसमें लिखा है, ये देखिए, ये जो मैंने यहां से लेके, ये यहां से लेके यहां तक ब्रेसिस हैं, ये पूरा एंड का पार्ट है। इसमें है कि भाई यहाँ इसके अंदर है और, मतलब इधर दिस और दिस, मतलब या तो वो 100 से इवनली डिवाइड ना हो, मतलब या तो वो सेंचुरी ना हो। अगर सेंचुरी है, और का मतलब है कि अच्छा ये कंडीशन फॉल्स हो गई है ना। अगर सेंचुरी है तो वो 400 से भी डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंट लीप ईयर,
तो ये लीप ईयर इसमें प्रिंट हो जाएगा। एल्स नॉट अ लीप ईयर। देखिए उस इतने बड़े कोड को हमने कैसे लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से कितना छोटे में लिख दिया। ठीक है, ये इसमें नेस्टेड इफ एल्स था, कितने लेवल की नेस्टिंग थी, 1 2 लेवल की नेस्टिंग थी। इसको हमने कितने सिंपल तरीके से लिख दिया, ये समझना भी आसान है। ठीक है, ये बस ये है कि थोड़ा सा इंट्यूटिव इंट्यूटिव एज इन की जब आप पहली बार कोडिंग कर रहे हो सकता है आपको ये इजी लगे। ठीक है, बट इस कोड को मेंटेन करना इजी है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर कमेंट डालोगे तो दिस कोड विल बी वेरी इजी टू मेंटेन एंड अंडरस्टैंड। ओके, कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिवाइड करने के बाद चेक करो कि अगर वो सेंचुरी ईयर तो नहीं है, अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। दिस इज एज सिंपल एज दैट, एक एक करके आगे बढ़ते रहो। ठीक है, एंड का मतलब होता है कि अगर ये चीज ट्रू है तभी आगे बढ़ो, और का मतलब ये है कि अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स है तब आगे बढ़ो। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। सॉरी, पहले एंटर द ईयर 1900 चेक करते हैं। 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, राइट, नॉट अ लीप ईयर। यहाँ पे हम एक बैक स्लैश एन डाल लेते हैं क्योंकि वो एक ही साथ प्रिंट हो रहा है। एंटर द ईयर 1800, नॉट अ लीप ईयर। एंटर द ईयर लेट्स से 1600, लीप ईयर। 2024, लीप ईयर। 2022, नॉट अ लीप ईयर। सब कुछ वैसा ही चल रहा है। एंटर द ईयर 2023, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो आप इस ये वाले कोड में भी इसको ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कि इस सेम प्रोग्राम को टर्नरी ऑपरेटर से लिखो। सेम लॉजिक है बट आपको कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके बताना है। ओके, तो लॉजिक अब आपको पता है। ट्राई टू चेंज दिस कोड और सॉरी दिस कोड और दिस कोड यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर। इट विल बी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू कि आप इसको कन्वर्ट कर पाते हो या नहीं हो। ओके, एंड आप अपना कोड प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ, कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन in comment section. And this is all for today's lecture. Thank you guys.